तो आपको ये बता रहा था कि सेंट्रल बैंक जो है ना वो बैंकर के तौर पे एक्ट करती है गवर्नमेंट के लिए, वो गवर्नमेंट के डेट्स को मैनेज करती है। ठीक है। फिर आपको बताया था कि सेंट्रल बैंक जो है ना वो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी को सेट करती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट को देख लिया, इन्फ्लेशन को देख लिया। सही है। फिर सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक जो है ना वो रिजर्व रखती है, करेंसी के रिजर्व्स को मैनेज करती है, एक स्टूडेंट ने अभी बताया था। फिर बताया था मैंने आपको कि गवर्नमेंट के डेट्स को मैनेज करती है, यानी कि उसके बिहाफ पे सिक्योरिटीज इशू करती है, उसके बिहाफ पे इंटरेस्ट देती है उन सिक्योरिटीज के ऊपर। ठीक है। ये भी सेंट्रल बैंक का काम है। ठीक है ना, कि मैंने लिखा था ना डेट्स को मैनेज करती है, इसका मतलब है सिक्योरिटीज इशू करती है और उनके बिहाफ के ऊपर उन सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट देती है। फिर सेंट्रल बैंक का एक और काम है कि वो बैंक नोट्स इशू करती है, मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है। मैंने बताया था मनी सप्लाई के बारे में। सही है। फिर एक और बताया था कि इट एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब है कि वो कमर्शियल बैंक को पैसे लोन के तौर पे देती है जब वो फाइनेंशियल कोलैप्स हो जाता है या फिर उस बैंक के पास पैसे नहीं होते। तो देखो, सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू कमर्शियल बैंक टू प्रिवेंट बैंक्स आउट ऑफ बिजनेस अ फाइनेंशियल कोलैप्स। ठीक है। तो देखो, हमें इसमें से कोई भी दो लिखने हैं। तो हमने बहुत सारे पढ़ा हमने कि वो फॉरेन रिजर्व को मैनेज करती है और गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी सेट करती है, जिसमें इंटरेस्ट रेट आ गया, मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है, फॉरेन करेंसी को इन्फ्लुएंस करती है, सिक्योरिटीज इशू करती है यानी कि डेट्स को मैनेज करती है। उसके अलावा ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे एक्ट करती है, यानी कि कमर्शियल बैंक को लोन्स प्रोवाइड करती है। ठीक है। ये सारा काम जो है ना वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। यस, बिल्कुल, इसका मतलब यही है। ठीक है। अब हम लोग पहले इन दो सवाल को लिख रहे हैं, फिर हम पार्ट सी और पार्ट डी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो भाई, मेरे साथ साथ लिख लेना ताकि काम खत्म हो जाए। जो पीछे रह जाओ प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं वैसे क्लास के बाद सेंड कर दूंगा, लेकिन डू टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। क्या लिख देंगे भाई, नोट्स लिख दो एंड डिजिटल करेंसी लिख दो। ठीक है। एंड डिजिटल करेंसी। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 ए। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बी क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का बी का आंसर क्या होगा, मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का बी का आंसर क्या होगा, बताओ। पहले लिखेंगे भाई, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट one of the function of central bank on behalf of government is to manage the country's debts, that is they issue government securities and pay interest on behalf and pay interest on behalf of those securities। ठीक हो गया। ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या लिखूंगा कि वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे एक्ट करती है। ठीक है, ये लिख लो। अनदर फंक्शन is that it acts as a lender of last resort. Another function is that it acts as a lender of last resort, which means
it acts as a lender of last resort, which means they provide financial assistance to commercial banks at times of financial कोलैप्स। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2A और B हो गया। सही, अगर यहां तक सबको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2A और B, तो मैं फिर C पार्ट की तरफ प्रोसीड करता हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल दोराजी में क्या कहते हैं, हबीब बैंक के ऊपर आई गेस आग लग गई थी, तो उसके अंदर जो लोगों के लॉकर के अंदर पैसे वगैरह पड़े हुए थे और लोगों के जो गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ था वो सब तबाह हो गया, जो भी हुआ पता नहीं। तो अब उसको पे ऑफ कौन करेगा? अब कमर्शियल बैंक तो कोलैप्स कर गया ना, वो वाला बैंक। तो अब सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसकी मदद करेगा, क्योंकि आपने देखा है कि रोज एक ग्रे कलर की गाड़ी रोड पे जा रही होती है अंडर आर्मर प्रोटेक्शन के अंदर। उस गाड़ी में रोज पैसा जितना भी जमा होता है, 5 बजे जब बैंक बंद होती है तो वो सारा स्टेट बैंक जाता है, जो सदर के अंदर है। ठीक है ना? तो अगर कमर्शियल बैंक को कोई भी मसला होगा, फाइनेंशियल एड उसको जो देगा वो सेंट्रल बैंक देगा। तो सेंट्रल बैंक उसके लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, वो आखिरी दरवाजा है, वहीं से उसको पैसे मिल सकते हैं, वहीं से उसको मदद मिल सकती है। ठीक है, चलो आओ वापस आ जाओ। चलो, सवाल ये है कि पार्ट सी, एनालाइज व्हाई अ गवर्नमेंट में हैव लोअर अनएम्प्लॉयमेंट एज इट्स मेन एम। 6 मार्क। सवाल क्या है? सवाल है कि गवर्नमेंट का लोअर अनएम्प्लॉयमेंट मेन एम क्यों होगा? बताओ, गवर्नमेंट का बहुत सारे एम होते हैं, लेकिन लोअर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों उसका मेन एम होना चाहिए? बताओ। चलो, उसका पहला, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, पहला उसका रीजन होगा ताकि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ आए। टू इंक्रीज आउटपुट एंड जीडीपी, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आ गया। ठीक है, सही है, मैं अलग से भी लिख देता हूँ, टू इंक्रीज आउटपुट एंड जीडीपी। सही है। टू अर्न मोर टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा जितनी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी कंट्री के अंदर। इट मीन्स कि जितने लोग एम्प्लॉय होंगे उतना टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा गवर्नमेंट का। और क्या होगा? गवर्नमेंट का अनएम्प्लॉयमेंट क्यों एक एम होगा? ताकि गवर्नमेंट बर्डन रिड्यूस हो सके, गवर्नमेंट को ट्रांसफर पेमेंट्स कम करनी पड़ेंगी। तो इधर एक और लिख दो, टू रिड्यूस गवर्नमेंट बर्डन। ठीक है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। सही है, कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और बताओ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रॉपर हो जाए। ठीक है, एक और इधर लिख देता हूं, इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, इक्वल क्या होगी? इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ होगी। ठीक है, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा और क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के वो बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स उसको कम देने पड़ेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्री के अंदर, कंट्री का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सही है, बहुत सारी चीजें हमने लिख दी। ठीक है, अच्छा, जिसने बोला है कि इससे इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल होगा, नो, इससे कंट्री में इन्फ्लेशन रेट आ जाएगी, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इट मींस गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। लॉन्ग रन में देयर विल ऑलवेज बी हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो जिसने भी इन्फ्लेशन का बोला था, इन्फ्लेशन वाली बात गलत है। ठीक है, अट्रैक्टिंग एमएनसी, ये भी एक बच्चे ने बोला है, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, सही है। चलो, अब आओ देखते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या कहती है, फिर इसको भी लिखते हैं। अच्छा, मार्किंग स्कीम कह रही है
lower unemployment would increase output and economic growth, raise income, GDP per head, increase living standards, reduce poverty, people may be able to buy more basic necessities, may reduce crime rate, may increase exports. ठीक है, इसने बहुत सारे पॉइंट बता दिए एक ही लाइन में कि जीडीपी और आउटपुट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, ठीक है, क्राइम रेट रिड्यूस होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. Lower unemployment will increase total demand, increase consumer spending, increase tax revenue, lower government spending on unemployment benefits, increase the government's ability to spend on education, reducing budget deficit. Spending on unemployment benefit involves an opportunity cost. इसने एक और बात क्या बोली, इसने एक और बात बोली कि जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ जाएगी तो उससे आउटपुट बढ़ जाएगा. ठीक है, वही वाली बात हो गई, घुमा फिरा के वही बात कर दी. ये पॉइंट जो है ना वो हमने नया सीखा है. लोअर अनएम्प्लॉयमेंट में रिड्यूस द चांसेस ऑफ वर्कर्स लूजिंग स्किल्स, बीइंग इन वर्क कीप्स वर्कर अप टू डेट विद एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी. ये बोल रहा है कि आपको याद है मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट का एक नुकसान कराया था कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री के अंदर बढ़ रही है तो इसका मतलब है बंदा डी स्किल्ड हो रहा है. तो अगर एक कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है वो वर्कर जो है ना वो काम करता रहेगा, ही विल बी वर्किंग, तो उसके डी स्किल होने के चांस कम होंगे और वो अप टू डेट भी होगा, वो नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकेगा. तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2C बिल्कुल क्लियर है. अब हम लोग इसको लिख लेते हैं भाई, आ जाओ फिर हम लोग डी पे चलते हैं. अच्छा, 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं? 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं. ठीक है, आओ. One of the reason a government may have lower unemployment one of the reason a government may have lower unemployment as their aim in order to promote economic growth as there will be more output and GDP being produced in the country which will lead to more exports and economic growth in the country. ठीक है, ये हो गया एक. दूसरा रीजन क्या लिख दोगे? another reason will be to increase tax revenue as lower unemployment means there are more jobs which will increase government tax revenue thus reducing government burden in form of
इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। ये दो रीजन लिख दिए। अब एक और क्या लिखूंगा, एक और रीजन लिखूंगा लास्टली, if unemployment is low, if unemployment is low, so worker will keep on, if unemployment is low, so worker will keep on working, which will reduce his chances of getting de-skilled, which will reduce his chances of getting de-skilled, which will reduce his chances of getting de-skilled, and he will be able to, and he will be able to work with new टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस सी पार्ट के आप लोग पिक्चर ले लो, अगर किसी ने लिखा नहीं है तो मुझे बता दो सी पार्ट क्लियर है या देयर इज एनी प्रॉब्लम। इज सी पार्ट क्लियर टू यू गाइस? जी, is C part clear to you guys? Okay, so we are done with question number 3 part C, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है का क्या मतलब है? भाई सीआई के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे ने सी पार्ट के अंदर वैसे तो 3 पॉइंट्स लिखने चाहिए, अगर एक बच्चे ने 4 पॉइंट लिख दिए तो एग्जामिनर पहले वो 3 इसके चेक करेगा, जैसे अज्यूम करो कि पहला वाला पॉइंट इसका गलत है, उसके बाद उसके वो 3 पॉइंट्स वो कंसिडर कर लेगा जो सही थे, सही है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीआई के अंदर। इसकी एक एग्जांपल उन्होंने वर्कशॉप के अंदर ये दी थी कि अगर इफ अ स्टूडेंट हैज रिटन 4 पॉइंट्स और उसका फर्स्ट पॉइंट इज रॉन्ग तो ही विल कंसिडर द अदर 3 पॉइंट्स, ठीक है। चलो आ जाओ, सवाल है डिस्कस वेदर और नॉट इन्फ्लेशन विल हार्म प्रोड्यूसर। सवाल क्या है कि क्या इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर को हार्म करेगी? यस। अच्छा आप मेरी बात सुनो, पहले सवाल को पढ़ना सीखो। मैंने अभी 5:45 पे एक क्लास ली थी जिसके अंदर मैंने 8 मार्क्स वाली क्लास ली थी। तो सवाल ये कह रहा है कि क्या इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर को हार्म करेगी? हाँ हार्म करेगी लेकिन हमेशा नहीं करेगी, ठीक है। जैसे कि मैं इधर लिख दूं भाई कि इन्फ्लेशन कैसे हार्म करेगी एक प्रोड्यूसर को, कि प्रोड्यूसर की मैं इसको कर लेता हूँ डार्क ब्लू पेन से, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेशन से प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्रोड्यूसर को मेन्यू कॉस्ट लगेगी, ठीक है। प्रोड्यूसर को शू लेदर कॉस्ट लगेगी, ठीक है। प्रोड्यूसर का क्या नुकसान होगा? प्रोड्यूसर की एग्रीगेटेड डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, सही है। और बताओ, इन्फ्लेशन से हमेशा नुकसान नहीं है। हाँ ये लिख दिया मैंने कि एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी। अच्छा फिर वाई एग्रीगेटेड डिमांड डाउन? इन्फ्लेशन मुझे बताओ, अगर इन्फ्लेशन आती है, इधर देख लो जरा, इन्फ्लेशन आती है तो इसका इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना। जब भी प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेटेड डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, सही है। अच्छा देखो, सबसे बड़ी गलती जो है ना वो बच्चे क्या करते हैं, सवाल ने बोला है कि इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर को कैसे हार्म करती है, सही है। सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है आपको, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, शू लेदर कॉस्ट होगी, मेन्यू कॉस्ट होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम हो जाएगी। एक और नुकसान होगा कि प्रोड्यूसर के एक्सपोर्ट्स भी
लोअर हो जाएंगे, ठीक है। उसके एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे क्योंकि उसका एक्सपोर्टेड गुड बाहर वालों को महंगा लगेगा, ठीक है। सही है। वेजेस ऑफ वर्कर, वेजेस ऑफ वर्कर के ऊपर कैसे लेके जाओगे कि अगर इन्फ्लेशन आएगी तो गुड्स की डिमांड नहीं होगी, तो लेबर सरप्लस में होगी, लेबर सरप्लस में होगी तो उसको चीपर रेट पे मिलेगी। तो ये तो फायदा है, ठीक है, नुकसान नहीं है। सही है, ठीक है। वेजेस वाली जो जो बात बोल लेते हैं जैनब और मुर्तजा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या इन्फ्लेशन हमेशा नुकसान करेगी? नहीं, फायदा भी करेगी। फायदा क्या होगा? लेबर, लेबर की वेजेस कम हो जाएंगी। और क्या फायदा होगा बताओ? लेबर की वेजेस कम हो जाएगी। जब इन्फ्लेशन आएगी तो गुड्स की डिमांड कम होगी, तो लेबर की डिमांड भी कम होगी, तो लेबर सरप्लस में होगी तो लेबर की वेजेस कम होगी, ठीक है। सही है। अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू, वो गवर्नमेंट का क्या, प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अगर कंट्री के अंदर कौन सी इन्फ्लेशन चल रही है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन चल रही है, क्योंकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है एग्रीगेटेड डिमांड का बढ़ना। तो अगर कंट्री में डिमांड पुल इन्फ्लेशन चल रही है तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इसलिए ज्यादा प्रॉफिट होगा। सही है, वो फिर एक अलग बात है, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और बताओ, अगर इन्फ्लेशन होगी तो और प्रोड्यूसर को क्या फायदा है? एक बच्चे ने बोला है कि सर अगर इन्फ्लेशन होगी तो वर्कर ज्यादा वेज डिमांड करेगा। ये भी हम लोग लिख सकते हैं नुकसान के अंदर, ठीक है। ये इसको वेज प्राइस स्पाइरल कहते थे, याद आया? ठीक है, ठीक है। अगर अगर इन्फ्लेशन होगी तो फायदा होगा कि गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, ठीक है। दैट्स इट। इम्पोर्टेड गुड विल बी चीपर। हाँ, ये भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन की वजह से कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, ये भी लिख सकते हो भाई, ठीक है। वेजेस कम कैसे भाई? जब प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, वो प्रोडक्शन कम करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा तो डिमांड फॉर लेबर कम होगी, डिमांड फॉर लेबर कम होगी तो लेबर सरप्लस में होगी, सरप्लस में होने की वजह से उनकी वेजेस कम हो जाएंगी, ठीक है। ओके, अब आओ मार्किंग स्कीम देखते हैं, मार्किंग स्कीम क्या कहती है। अच्छा देखो, मार्किंग स्कीम कह रही है कि इट विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी, मेन्यू कॉस्ट क्रिएट कर देगी, शू लेदर कॉस्ट क्रिएट कर देगी, लोगों के लिए आगे प्लान करना डिफिकल्ट होगा, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस कर देगी, यानी कि उसके जो एक्सपोर्टेड गुड है वो क्या कहते हैं, कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, सही है, क्योंकि वो महंगे हो जाएंगे इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन से हार्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर डिमांड पर इन्फ्लेशन है तो उससे फर्म का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा एक और हो सकता है कि जो हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट है वो दूसरी कंट्री के मुकाबले में लो हो सकता है, सही है। फिर एक और लिख सकते हैं कि रियल वेजेस रिड्यूस हो जाएंगी, टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट गिर जाएगी, कुछ प्रोड्यूसर्स बना रहे होंगे गुड्स इन इलास्टिक डिमांड के साथ, ठीक है ना, जिससे उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको शुरू करें भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि सर शू लेदर कॉस्ट समझा दें। तो शू लेदर कॉस्ट बता देता हूँ कि इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट टाइम्स पे और डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट प्लेसेस पे अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करता है इन्फ्लेशन के वक्त, लेकिन जितने टाइम में इन्फ्लेशन के वक्त हर बंदा चाहता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ इन्वेस्टमेंट कर ले, तो जितने टाइम के अंदर वो अपनी स्पेंडिंग को, अपनी सेविंग को गैदर करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को गैदर करता है और उसको री इन्वेस्ट करता है, उतने टाइम में वैल्यू ऑफ मनी जो है वो खराब हो जाती है, ठीक है। सही है, क्या बोला मैंने आपको?
मैंने आपको बताया कि जब कंट्री में इन्फ्लेशन आती है तो जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको निकाल के एक सेफ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो जितने टाइम में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को गैदर करोगे और उसको री इन्वेस्ट करने जाओगे उतने टाइम में वैल्यू ऑफ मनी खराब हो जाएगी। इसको शू लेदर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, चलो आओ। अच्छा पार्ट, अब हम लोग पार्ट डी का आंसर लिख रहे हैं। अच्छा पार्ट डी का आंसर क्या कह रहा है? वन ऑफ द रीजन, one of the reason inflation will one of the reason inflation will harm producers is that there will be high menu cost, there will be high menu cost as inflation increases, as inflation increases cost of product which affects selling price, cost बढ़ेगी तो selling price बढ़ानी पड़ेगी, which affects selling price, for which reprinting of menus will take place, reprinting of menus will take place, resulting in मेन्यू कॉस्ट। ठीक है, तो मेन्यू कॉस्ट क्या होता है सुन लो अभी हाथों हाथ। जब इन्फ्लेशन आती है तो कॉस्ट जो है ना वो बढ़ जाती है, और कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर सेलिंग प्राइस को चेंज करेगा, सेलिंग प्राइस को चेंज करेगा तो उसको मेन्यूज को रीप्रिंट करने पड़ेंगे, तो कंट्री में कौन सी कॉस्ट क्रिएट होगी? मेन्यू कॉस्ट। ठीक है, चलो आ जाओ। नो देयर शुड बी 4 पॉइंट्स, ठीक है, नॉट 6 पॉइंट्स, देयर शुड बी 4 पॉइंट्स प्लस अ डायग्राम इफ नीडेड। सही है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप हर साल में डायग्राम बनाओ, लेकिन इस साल में बन सकती है। अनदर रीजन, another reason inflation will harm producer, another reason inflation will harm producer as workers will demand for as workers will demand for as workers will demand for higher wages, which will increase cost of the producer, which will increase cost of the producer, thus increasing overall cost of production, leading to cost पुश इन्फ्लेशन। याद करो दो तरीके की इन्फ्लेशन थी, एक थी डिमांड पर इन्फ्लेशन जो आती थी एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने की वजह से, एक थी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो आती थी एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने की वजह से। ठीक है, तो इसके इधर दो इन्फ्लेशन है, एक है डिमांड पुल और एक है कॉस्ट पुश। ठीक हो गया, चलो आगे चलें। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ।
चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लोग क्या लिखोगे कि हाँ इन्फ्लेशन से नुकसान होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। हाउएवर इन्फ्लेशन will not always harm producer. However, inflation will not always harm producers as higher aggregated demand नो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। However, inflation will not always harm producers as higher aggregated demand means there will be higher revenue for the firms in the short run as there will be existence of hyperinflation in the long run, as there will be existence of hyperinflation in the long run। ठीक है, एक और पॉइंट क्या लिख ले हम लोग बताओ, एक और पॉइंट आप लोग बता दो, आप लोग की मर्जी का लिख देता हूँ। लास्टली क्या लिख दो, एक और पॉइंट बता दो भाई जल्दी। एक और पॉइंट बताओ जरा, कुछ और बताओ, कुछ अच्छा पॉइंट लिखना है, रुको जरा। लास्टली inflation will not always harm producers, lastly inflation will not always harm producers as क्या कहते हैं, as there will be provision of subsidy, as there will be provision of subsidy by the government, as there will be provision of subsidy by the government which will reduce price level, thus making our goods competitive, thus making our goods competitive in international market, thus making our goods competitive in international market, thus increasing export revenue due to cheaper exports। ठीक है, as shown in डायग्राम नंबर 1। ठीक है, इसके अंदर डायग्राम बन सकती है एक तो एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने की और एग्रीगेटेड डिमांड के कम होने की। तो जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग दो डायग्राम बनाओ, आप एक ही डायग्राम के अंदर दोनों बना के दिखा दो उसको। ठीक है, आओ डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ऊपर लिख दिया प्राइस लेवल और नीचे जो है वो आपने लिख दिया रियल इनकम। ठीक है, ऊपर लिख दिया प्राइस लेवल और नीचे लिख दिया रियल इनकम। ठीक है, फिर आपने बोला डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड, जहां पे दोनों इक्वल होगा वो इक्विलिब्रियम, वहां से क्या डिटरमाइन होगी, प्राइस और रियल इनकम। तो देखो ये हो गया एग्रीगेटेड डिमांड, ये हो गया एग्रीगेटेड सप्लाई, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गई प्राइस और ये हो गई रियल इनकम। ठीक है, ये एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ा दी और ये एग्रीगेटेड डिमांड आपकी कम हो गई। ठीक है,
देखो दो अलग अलग भी बना सकते हो, लेकिन बेवकूफी है ना, एक ही डायग्राम में दो शिफ्ट बता दो उसको। सही है, एक तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ गई और एग्रीगेटेड डिमांड कम हो गई। सही है, ये दोनों दोनों शिफ्ट है ना, एक ही डायग्राम के अंदर आपने बता दिया इसको। ठीक है, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ गई, रियल इनकम भी बढ़ गई। एग्रीगेट प्राइस भी कम हो गई, रियल इनकम भी कम हो गई, और इक्विलिब्रियम भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये हो गई डायग्राम नंबर 1। अच्छा, एक और डायग्राम अगर कोई बनाना चाहता है तो हमें एडीएस लिखना है, एडीएएस लिखना है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एडीएएस लिखना है। सही, शॉर्ट फॉर्म अलाउ है पेपर के अंदर सिर्फ डायग्राम की लेबलिंग के लिए। नीचे एक्सेस के ऊपर आपको पूरा पूरा लिखना है, प्राइस रियल इनकम। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर टू यू गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, 2 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मुझे बताओ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है। आपने बोला सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट्स बताता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स दैट एन इकोनॉमी can produce with its given resources, can produce with its given resources। ये कौन बताता है? ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है। तो मुझे बताओ, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो गुड्स के कॉम्बिनेशन बताता है ना, तो वो दो गुड्स कोई भी हो सकते हैं। गुड एक्स गुड वाई भी हो सकता है, कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड भी हो सकता है। ठीक है, दे कुड बी एनी गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड कंज्यूमर गुड भी हो सकता है, गुड एक्स गुड वाई भी हो सकता है। सही, तो ये क्या बताता है? ये कंट्री का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है। सही, आगे जाऊं मैं, कंटिन्यू। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर लिख लें पहले। चलो आओ इसका आंसर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows combination of outputs that an economy can produce with its given resources। ठीक है, ये हो गई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ए। क्वेश्चन नंबर 3 बी, क्वेश्चन नंबर 3 बी क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, हमने ऐसा क्वेश्चन शाम वाली क्लास में करा था। चलो आओ पढ़े। एक्सप्लेन व्हाई डिमांड फॉर सोप इज प्राइस इनएलास्टिक देन डिमांड फॉर अ लग्जरी ब्रांड ऑफ परफ्यूम। 4 मार्क्स। ये बोल रहे हैं कि सोप की डिमांड क्यों इनएलास्टिक है और लग्जरी ब्रांड ऑफ परफ्यूम की डिमांड क्यों, सोप की डिमांड ज्यादा इनएलास्टिक है परफ्यूम के मुकाबले में। सवाल ये कह रहा है, तो मुझे याद कराओ जरा। 4 फैक्टर अफेक्टिंग पीईडी थे, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, नेसेसिटी और लग्जरी प्रोडक्ट, एडिक्शन और नॉन एडिक्शन। ठीक है, कोई भी दो लिख दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ लिख देते हैं। चलो 2 पॉइंट्स लिखने हैं 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर, यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स। आ जाओ। द डिमांड फॉर सोप, the demand of soap will be price inelastic. The demand for soap will be price inelastic as it will take a lower
proportion of income, as it will take a lower proportion of income of an individual, as it is a necessity, comma a need, ठीक है. but demand for luxury brand of perfume will be elastic, as it takes a high proportion of income, of an individual, ठीक है, as it takes a high proportion of income of an individual, as it is a luxury product, and it is a want, ठीक है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3A और B. लास्ट क्वेश्चन नंबर 3C भी कर लेते हैं, ठीक है. आ जाओ, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 3C करें. आ जाओ. 3C बहुत इजी है, हम लोगों ने टॉपिकल पास्ट पेपर के अंदर भी कवर करा हुआ है, अगर किसी को याद हो तो. एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम हाउ एन इंक्रीज इन इनकम will affect the market for luxury brand of perfume. 6 मार्क. मैंने आपको बताया भी कि जब भी 6 मार्क का क्वेश्चन आए इधर पीपीसी के ऊपर या फिर डिमांड सप्लाई डायग्राम के ऊपर, तो 4 मार्क्स इज फॉर डायग्राम कंस्ट्रक्शन एंड द रेस्ट 2 मार्क्स इज फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है. 2 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन एंड द 4 मार्क्स फॉर डायग्राम कंस्ट्रक्शन, ठीक है. डायग्राम बनाने के 4 नंबर है और 2 नंबर उसको समझाने के. अच्छा, मैंने आपको शाम में करवाए थे. फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड 4 होते हैं: इनकम, डायरेक्ट टैक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और कौन सा होता है? एडवर्टाइजमेंट. तो अब मुझे एक बात बताओ, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? आपकी डिमांड बढ़ जाएगी. तो आपका डिमांड कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? राइट लेफ्ट. एक बात याद रखना, कोई भी चीज बढ़ेगी तो वो चीज राइट पे शिफ्ट मारेगी, कोई भी चीज कम होगी तो वो लेफ्ट पे शिफ्ट मारेगी. तो मैं इधर लिख दूं, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट. डिमांड कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट मारेगा. सही. चलो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी. सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर हमें एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ठीक है. अच्छा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, ठीक है. आ जाओ. पार्ट सी. देखो, सबसे पहले तो आपने डायग्राम बनानी है, तो आपने ये 2 एक्सेस बना दी, ठीक है. सही है. अब लेबलिंग कर लो. पहले आपने ऊपर लिख दिया प्राइस ऑफ परफ्यूम और नीचे आपने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ परफ्यूम, ठीक है. ऊपर लिख दिया प्राइस ऑफ परफ्यूम और नीचे लिख दिया आपने क्वांटिटी ऑफ परफ्यूम, ठीक है. सही है. फिर आपने बना दिया डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व होता है अपवर्ड. जहां पे दोनों इक्वल होगा वो इक्विलिब्रियम, वहां से प्राइस क्वांटिटी मार्क होगी, ठीक है. तो हो गया, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड है, सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड है. जहां पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम, वहां से क्या डिटरमाइन होगी? प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है. आपकी इनकम बढ़ी है तो आपकी डिमांड बढ़ी है, तो आपका डिमांड कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? राइटवर्ड. सो दिस विल बी योर न्यू प्राइस एंड योर न्यू क्वांटिटी अलोंग विद न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है. तो देखो, आपकी डिमांड इंक्रीज हुई फ्रॉम डी टू डी1, तो ये आपकी प्राइस भी इंक्रीज हो गई फ्रॉम पी टू पी1, और आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई फ्रॉम क्यू टू क्यू1. और इस तरीके से आपका इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज होके क्या हो गया? ई से ई1 हो गया. सही है. तो अब इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप इसको बताओगे, an increase in demand of luxury perfume from D to D1 due to
रीजन इसने खुद दिया हुआ है, वरना अपनी मर्जी से कोई भी उन चारों में से लिख देना। ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम will create shortage of, डिमांड बढ़ती है तो शॉर्टेज होती है, will create shortage of perfume causing equilibrium price, causing equilibrium price to rise from P to P1, which will provide signal to, which will provide signal to the producer, which will provide signal to the producer, so he will extend, so he will extend equilibrium quantity, so he will extend equilibrium quantity from Q to Q1 comma, this is how a new equilibrium point, comma, this is how a new equilibrium point is achieved from E to E1. Also movement along the डिमांड कर्व ने शिफ्ट मारा है और सप्लाई कर्व में मूवमेंट हुई है, ठीक है। ऑल्सो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व shows responsiveness, also movement along the supply curve shows responsiveness of producer due to changes in demand, ठीक है, सही है। So we will continue this past paper tomorrow, ठीक है, at either at 1:30 or at 2, ठीक है। Okay, we will continue this past paper at 2:30, 1:30 or 2 tomorrow, ठीक है। So everyone has to attend it, otherwise out, ठीक है। Thank you, Allah Hafiz।